वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है? सो डिफिनीशन उसका ये है कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which defines a set of instructions to be executed in certain order to get the desired आउटपुट। सो ये जिस तरह हमने प्रोग्राम का डिफिनीशन पढ़ा था स्टार्ट में कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर होता है। एल्गोरिथम में थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करते हैं क्योंकि एल्गोरिथम आर जनरल एंड आर क्रिएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी जिस तरह सी प्लस प्लस है, जावा है या पाइथन है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है। ये जनरल हम कागज से लिख सकते हैं या हम ड्रा कर सकते हैं, MS वर्ड वगैरह में हम बना सकते हैं एल्गोरिथम को। तो हम पहले एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं किसी प्रॉब्लम का या सॉल्यूशन को। हम जो इंस्ट्रक्शन हमने देना होता है कंप्यूटर को, तो उसको हम पहले जो हम मैनुअल तरीके से लिखते हैं इन जनरल, बगैर किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स के। सिंटैक्स मींस के उनकी जिस तरह सी प्लस प्लस की है सिंटैक्स है हमारे पास, तो किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज और जनरल होते हैं। फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एन एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हमारे पास एल्गोरिथम मौजूद है तो उसको हम किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो अल्गोरिथम आल्सो रिफर्ड एज सूडो कोड। इसको हम नॉर्मली, सूडो मींस फॉल्स, सूडो कोड मींस फॉल्स प्रोग्राम, यानी ये ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं होता है बल्कि एक उसका सिर्फ खाका होता है प्रोग्राम का, जिसको हम उर्दू में खाका कहते हैं। ये एक सिर्फ उनका तरीका होता है कि इस तरह स्टेप होंगे हमारे प्रोग्राम के। ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली सूडो कोड कहते हैं एल्गोरिथम को। इसके फायदे क्या हैं एल्गोरिथम के? एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम: वी डिफाइन एल्गोरिथम, वेल डिफाइंड एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम इसको क्लासिकल तरीके से यानी आम नेचुरल तरीके से लिखते हैं, मैनुअल तरीके से, तो जो प्रॉब्लम होगा वो हमारी समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। ठीक है। एल्गोरिथम स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। जिस तरह मैंने बताया कि प्रोग्राम की डिफिनेशन का ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। बट जबान का, यानी जो कंप्यूटर की जबान है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। एन एल्गोरिथम प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेप्स। क्योंकि जो प्रोग्राम प्रॉब्लम होता है एल्गोरिथम में, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेप्स में तकसीम करते हैं। क्योंकि प्रोग्रामर के लिए इट्स इजी, आसान होता है कि फिर उसको हम एक्चुअल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, तो इसलिए हम इसको पीसेस में या स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सिर्फ यही है कि राइटिंग एल्गोरिथम टेक्स लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपने उस पर भी टाइम वेस्ट करना है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ब्रांचिंग एंड लूप स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में ब्रांच या लूप जो हम आगे यूज करेंगे, पढ़ेंगे उसमें सी प्लस प्लस में, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मुश्किल होते हैं उसको ड्रा करना। कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम के क्या हैं? अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस मींस के जो अनक्लियर होते हैं। एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है। उस बिल्कुल से साफ होने चाहिए, क्लियर मींस सीधा होने चाहिए, जो आसानी से समझ में आ सके। Each of its steps या phase and their input out should be clear and must lead to only one meaning। यानी उसका डायरेक्ट मीनिंग होना चाहिए, कोई इस तरह का अल्टरनेट मीनिंग नहीं होते। एम्बिगुअस मीन्स जो आपको तजब्जुब का शिकार कर दे। ठीक है, कि उसमें कोई डबल मीनिंग हो, एक वर्ड में दो मीनिंग रखता हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस वर्ड है। तो अनएम्बिगुअस मीन्स जो क्लियर एंड कट, बिल्कुल एक ही मानी रखता हो। सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक है, इनपुट है। एल्गोरिथम में हमेशा के लिए हमने कोई इनपुट देना होता है, जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने चाय बनानी है, तो चाय का एल्गोरिथम क्या है? पहले पानी रखते हैं, बॉईल कर दे, फिर उसके बाद चीनी डालना है, पत्ती डालना है, दूध डालना है। तो ये हमारे क्या है? इनपुट्स है। हमने इंग्रेडिएंट को एज ए इनपुट देना है। ठीक है। सो
आउटपुट क्या है? एन एल्गोरिथम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स। तो जो इनपुट है वो कोई हो भी सकता है नहीं, क्योंकि अगर जीरो है तो कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, कोई इस तरह है कि जो इंटरनल प्रोसेस होता है सिर्फ वन होता है। आउटपुट उसका हमेशा होता है, यानी वन आर मोर वेल डिफाइंड आउटपुट एंड शुड मेक द डिजायर आउटपुट। क्योंकि जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं वो किसी खास मकसद के लिए लिखते हैं, एक प्रॉब्लम की सलूशन के लिखते हैं। तो जो सलूशन आएगा वही इसका आउटपुट होता है, जो इसका फाइनल रिजल्ट होता है। फाइनाइटनेस होता है। फाइनाइटेड मीन्स के अल्गोरिथम ऐसे लेके कि वो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ऐसा ना हो कि वो लूप की शक्ल बनते जाए, रिपीट होता जाए और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को वेस्ट करे जब आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो मस्ट टर्मिनेट के उसके 5, 10, 20, 50 स्टेप्स हो। ऐसा ना हो कि वो बार बार दोहराता रहे, वापस आता रहे, वापस मुसलसल चलता रहे और स्टॉप होने का नाम ही न ले। तो इसको हम कहते हैं कि फाइनाइटनेस होने चाहिए, ठीक, एल्गोरिथम को। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी, शुड बी फिजिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि आपने इस तरह हेवी प्रोग्राम एल्गोरिथम बनाया है कि वो एक दो कंप्यूटर जो हमारे पास अवेलेबल उस पर चलता नहीं। और रिसोर्सेज मीन जो आपके पास कंप्यूटिंग पावर है, रैम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम है 128 GB है या 256 GB है या 1 TB है, जितना भी आपके पास रैम हो। तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपके पास उतने रिसोर्सेज ही ना हो। तो फिजिबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। करेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। क्योंकि अगर हमें दूसरे प्रोग्रामिंग कोड को तो उसके साथ हमें लिंक करना पड़ता है। तो इसलिए जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उस स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन उधर ही सारा कुछ परफॉर्म करना चाहिए इंडिपेंडेंट। कि वो किसी दूसरे नो का हमें फलाने एल्गोरिथम भी चाहिए, उसके लिए ये भी चाहिए। तो हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम रखने चाहिए उसी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए। इसके बाद है हाउ टू डिजाइन एंड राइट एन एल्गोरिथम। सो देयर आर नो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग एल्गोरिथम, रेदर दे आर प्रॉब्लम एंड रिसोर्स डिपेंडेंट। आपके पास कौन सी रिसोर्सेज हैं, कौन से प्रॉब्लम हैं, तो उसी के निस्बत से लिखते हैं। सो एल्गोरिथम आर नेवर रिटन टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड। पहले ही बताया कि एल्गोरिथम जो होते हैं वो जनरल होते हैं, किसी एक लैंग्वेज के लिए नहीं होते हैं। इसको हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू राइट एन एल्गोरिथम फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड। कुछ हैं जो हमें जरूर इसको देखना चाहिए एल्गोरिथम से पहले। क्योंकि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसके लिए पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिथम। क्योंकि एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपके किसी प्रॉब्लम का होना जरूरी है ताकि उसका हल थ्रू एल्गोरिथम आप लिख दें। Second hand, the constraint of the problem that must be considered when solving the program of the problem. Constraint क्या होते हैं? कि कोई कंडीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रेंट की सिंपल डिफिनीशन है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज के लिमिट होने चाहिए, एक कंप्यूटर है आपने उस पर से रेफरेंस करना है, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। आपके पास रैम फॉर एग्जांपल 128 GB है, तो आपका जो कंस्ट्रेंट है वो इतनी है। आपके पास जो का अवेलेबल कंप्यूटर है उसका रैम सिर्फ 8 GB है। आप इससे ज्यादा, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया। एक कंस्ट्रेंट मीन लिमिटेशन, कि आपको महदूद करे, कंडीशन आप पर रखे कि इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं होने चाहिए इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो हम इनपुट देंगे वो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी क्लियर होने चाहिए कि इस एल्गोरिथम को लिखने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कंस्ट्रेंट। तो वो जो सॉल्यूशन होगा मुकम्मल, जो एल्गोरिथम आपने लिखना है वो आपके पास होने चाहिए कि इस तरीके से हमने लिखना है। फिर जाके आप एल्गोरिथम बना दें और एल्गोरिथम को बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। सो आइए देखते हैं एक एग्जांपल राइटिंग एल्गोरिथम। एग्जांपल है हमारे पास, डिजाइन एल एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमने एक एल्गोरिथम लिखना है कि दो नंबरों को ऐड करना है और उसका जो जवाब आ जाए वो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है।
अब क्योंकि हमने किसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का नहीं लिखना है, सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज का, तो हमने क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। पहला हमारा प्रोग्राम क्या होगा, यानी एल्गोरिथम में स्टार्ट होगा। स्टार्ट हम लेते हैं, स्टार्ट के बाद डिक्लेयर 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। क्योंकि हमने 2 नंबर ऐड करने हैं और हमने शो करना है उसका रिजल्ट, तो हम डिक्लेयर करते हैं 3 इंटीजर ए बी सी, यानी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमने ऐड करने हैं दोनों को, ए को और बी को, तो उसकी वैल्यू बता दें। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो इन दो को हमने ऐड करना है और रिजल्ट डिस्प्ले करना है। चौथा स्टेप है हमारे पास ऐड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दे। और तीसरे में स्टोर द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इन सी, क्योंकि हमने 3 डिक्लेयर किए थे वेरिएबल, तो तीसरे वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर करे सी में। और आखिर में प्रिंट करे सी, क्योंकि हमने डिस्प्ले द रिजल्ट किया था, तो रिजल्ट सी में स्टोर है, तो उसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। और इस तरह ये हमारे पास एल्गोरिथम जो था वो स्टॉप हो गया, यानी आखिर तक पहुंच गया। अब ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसकी हम बात करते हैं, ये एल्गोरिथम है। अब ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, सिंपल जबान में है और सादा है, क्लियर एंड कट। एक प्रोग्राम जो हमने ऐड टू 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, ये हमारे पास प्रॉब्लम था और इसकी हमने सोल्यूशन दिया स्टेप वाइज। इसको कहते हैं एल्गोरिथम। दूसरा एग्जाम्पल है इसका अल्टरनेटिव, यही एग्जाम्पल है अल्टरनेटिव, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं, यानी मल्टीपल तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, दूसरा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। अब उधर जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, आप जहाज पे भी जा सकते हैं, ट्रेन पे जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, अब अगर अगर ट्रेन में जाएंगे तो आपका खर्चा कम होगा, टाइम ज्यादा होगा लगेगा। बस में आपके 20, 22, 24 घंटे लगते हैं। अब एयरप्लेन में जाते हैं तो आपका टाइम 2 घंटे लगेगा, बट आप कॉस्टली होगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा। तो इस तरह जितने भी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो कुछ कॉस्टली होते हैं, यानी उसको कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, और कुछ कम होते हैं। तो इफिशिएंट जो तरीका होता है, जो नॉर्मल होता है, उसी को हमने फॉलो करना होता है, जो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड वे। ऑप्टिमाइज्ड मीन कि जो सबसे बेहतर हो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज। अब इस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं दूसरे तरीके से। स्टार्ट, हम देख कहते हैं कि हमने स्टार्ट लिया गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब यूजर से हम ए और बी की वैल्यू लेते हैं और फिर सी को हम असाइन करते हैं। अब हमने थोड़े से सिंबल यूज किए, ए एंड बी की वैल्यू हम असाइन करते हैं सी को, यानी उसको ऐड करते हैं, डिस्प्ले सी और स्टॉप। तो ये एक अल्टरनेट तरीका है, हमने आगे पीछे कर दिया, कुछ सिंबल यूज किए। तो नॉर्मली एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सिंबल वगैरह यूज करते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे पास एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्टिंग इन प्रोग्रामिंग। फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। सो फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जब हमारे पास एल्गोरिथम हो, क्योंकि वो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में हम नॉर्मल इन मैनुअल सेंटेंसेस लिखते हैं, तो फ्लो चार्ट उसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है अगर आपका एल्गोरिथम लंबा है। तो उसका अल्टरनेट एक ये है कि हम एक फ्लो चार्ट ड्रा करें, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी एक शक्ल ड्रा करें, एक फिगर ड्रा करें, और उस स्टेप से हम समझ सके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ राइटिंग ए प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनिंग प्रोग्राम टू अदर्स, क्योंकि ये एक डायग्राम होता है, शक्ल होता है, विजुअल। तो इसको किसी दूसरे को समझाना भी आसान होता है और प्रोग्राम लिखने में भी आसानी होती है। फ्लो चार्ट यूजेस सिंबल्स, ये इसमें सिंबल ज्यादातर यूज होते हैं। एल्गोरिथम में हमने इंग्लिश सेंटेंसेस यूज किए, कुछ सिंबल भी थे, बट ये कंप्लीटली सिंबल होते हैं, शक्लें हम बना के, फिगर बना के इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, फ्लो है प्रोग्राम की, वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। So the process of drawing flowchart for algorithm
an algorithm is known as flow charting. So जिस तरह हमने पढ़ा था प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग, इस तरह फ्लो चार्टिंग, फ्लो चार्ट बनाने के प्रोसेस को हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। अब जो सिंबल्स हैं, बेसिक सिंबल, उसमें ये हमारे पास कॉमनली जो नॉर्मल सिंबल यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट बनाने के लिए, वो यही है। सिंबल ये हमारे पास तीर का निशान है, एरो लाइन, फ्लो लाइन होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है और कहाँ जा रहा है। फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल, यानी एक दो सिंबल के दरमियान अगर ये साइन है, इट मीन्स के जो इंफॉर्मेशन की फ्लो है या डेटा की जो फ्लो है वो इधर से उधर जा रहा है। ये हमारा स्टार्ट या स्टॉप, ये जो आपको नजर आ रहा है शक्ल बीच टाइप का लंबा, तो ये हमारे पास ये करता है कि आप हम प्रोग्राम को स्टार्ट भी करते हैं और आखिर में टर्मिनल स्टॉप भी इस पर करते हैं। ये इनपुट आउटपुट है, यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, थोड़ा सा पैरेललोग्राम है। इसी तरह ये रेक्टेंगल है, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन। जिस तरह हमने अब ऐड किया तो ऐड के लिए ये सिंबल यूज होगा प्रोसेसिंग के लिए, या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल हो। इसके बाद हमारे पास जो डिसीजन होगा या कंडीशन होगा, उसके लिए हम ये यूज करते हैं ये सिंबल, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। तो उसका में हम डिसीजन यानी कंडीशन होता है कि यस या नो, डिसीजन उसका क्या आया। ऑन पेज कनेक्टर, अगर आपके पास फ्लो चार्ट क्योंकि बाज़ औक़ात लंबा होता है एक पेज से दूसरे पर कनेक्ट करने के लिए, तो आप ये कनेक्टर यूज करते हैं टू डिफरेंट फ्लो लाइन। ऑफ पेज कनेक्टर यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट पोर्शन ऑन ए डिफरेंट पेज। अगर दूसरे पेज पर हो, ये एक ही पेज पर होता है। फॉर एग्जांपल आपने लाइन की, जिस तरह हम लाइनें खींचते हैं, ऊपर से फ्लो आ रही नीचे, ये एक ही पेज है, इधर से लेकर इधर आ रहा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जिस तरह हमारे पास कॉलम होते हैं टेबल में। तो इस तरह ये ऑन पेज कनेक्टर है कि ये नेक्स्ट लाइन से ऊपर कॉलम से शुरू हो रहा है। अगर ऑफ पेज है, ये दूसरे पेज के लिए है, तो ये ऑफ पेज कनेक्टर है। इसी तरह प्री डिफाइंड प्रोसेस है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग ऑन प्रोसेसिंग टास्क, ये भी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है वही जो एड टू नंबर इंटर बाय द यूजर, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और इसका जो हमने एल्गोरिथम लिखा है कि स्टार्ट, फिर declare three integer n1 n2 and some defined values of n1 n2, ये हमने डिफाइन किए हैं। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है add value of n1 and n2, ये हमारे पास स्टेप 4 है। और आखिर में जो सम होगा वो प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम के बाद हमने इनका क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रा करना है। अब इसी एल्गोरिथम, इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये देखें। हमने स्टार्ट वाला सिंबल और स्टॉप वाला वो सेम लगते हैं कि इधर से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और इधर एंड होता है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल को n1 n2 एंड सम। इसके बाद रीड n1 n2, क्योंकि हमने रीड करने हैं वेरिएबल को। फिर सम हमारे पास n1 प्लस n2, और इसके बाद डिस्प्ले सम, ठीक है। तो ये इसके बाद स्टॉप हो जाता है। ये हमारे पास है इसका फ्लो चार्ट है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रॉब्लम फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री डिफरेंट नंबर्स इंटर बाय द यूजर। एक यूजर ने तीन डिफरेंट नंबर इंटर किए, तो उन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो किस तरह बनाएंगे, ये हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। पहले हमने स्टार्ट लेना है, इसके बाद तीन है क्योंकि, तो डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी एंड सी। फिर हम इन तीनों को रीड करते हैं, ये देखिए पैरेललोग्राम टाइप है। इसके बाद कंडीशन आता है डिसीजन, इज ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए इसमें फॉल्स और ट्रू, क्योंकि ए या बड़ा होगा या बी, क्योंकि ए बी फॉर एग्जांपल हमने दिया ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, सी की 30 है। तो ये करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स, तो ये इधर आएगा। तो अगर यस हो गया, अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की 10 है, तो ये ट्रू इधर आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में से या इस साइड आएगा या इस साइड से। अब फर्ज के, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 10 रखी है, बी की वैल्यू हमने 20 रखी हुई है, फिर 6 स्टैंड पे आएगा कि 20 इज ग्रेटर देन सी, सी को हमने 30 रखा हुआ है, तो ये फॉल्स जाएगा। जब फॉल्स आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि सी बड़ा है तो ये सी को प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरह अगर बी बड़ा है इससे, तो ये बी को प्रिंट करेगा, और इधर आया हमारे पास ए बड़ा था तो इसको प्रिंट करेगा। तो इन तीनों में से एक ही स्टेप चलेगा और इसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है।
और इसी को हमने कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर हमने ढूंढना है। अच्छा, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्लो चार्ट के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, आर इट्स अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम का लॉजिक है कि हमारी फ्लो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है और हमें आउटपुट किस तरह मिलना है, उसके लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका जो है वो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट एक इज ए गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइन, क्योंकि प्रोग्राम का ये एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मींस कि उनका एक खाका होता है कि आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको आसानी होगी कि आप फ्लो चार्ट से जाके किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को डिजाइन करें या लिख लें। फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारे इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, तो उसमें अगर गलती आ जाती है कि गलती कहाँ से है, तो ये डिबगिंग प्रोसेस में काफी हेल्पफुल होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम कंपाइलर का जो कंट्रोल होता है वो कहाँ पर जाता है। सो विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन बी इजीली एनालाइज्ड, तो इसकी जब हम एनालिसिस करते हैं कि प्रोग्राम किस तरह है, फ्लो चार्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। एक ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट में आपने डिफरेंट प्रोग्राम लिख दिए, तो उनके लिए जो आपके पास अल्गोरिथम होगा आप रिटर्न में कॉपी में कागज पर लिख कर, तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर की जो हम मैनुअल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर अगर बन गया है तो उसके साथ मैनुअल होता है, यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल में अल्गोरिथम अगर लिखा हुआ है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, इस तरीके से यूज होता है, तो ये एक अच्छा तरीका है कि उसमें फ्लो चार्ट डाल दे डॉक्यूमेंटेशन में। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। अगर कोई बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो उसका जो ओवरऑल फ्लो चार्ट होगा, क्योंकि वो काफी डिफरेंट पेजेस पर आएगा, 20 30 50 पेजेस पर आएगा, तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। बट इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए लंबे प्रोग्राम को, कम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बनाना काफी एक मुश्किल काम होता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल, तो डिटेल जितने भी हैं आप लिख सकते हैं, कुछ है लेकिन कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है, एक दो लाइन लिख सकते हैं, उसके साथ अगर नहीं है तो सिंपल ड्रा करें थ्रू सिंबल। डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट, अगर उसी फ्लो चार्ट को आपने दोबारा बनाना होगा तो इसमें ये नहीं होता जिस तरह प्रोग्राम होता है एक दफा हमने लिख दिया तो दूसरे में हमने इम्बेड कर दिया, तो फ्लो चार्ट ये होता है कि आप जब दोबारा लिखेंगे, कोई चेंज करें तो आपको दोबारा बनाना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई द फ्लो चार्ट, अगर उसमें आपने कोई चेंजेस करने हैं, कोई आप दरमियान में से एक नया चीज आ गया कि ये हमने अपने प्रोग्राम में ऐड करना है, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में अपडेट करने में काफी मसला होता है, काफी मुश्किल होता है फ्लो चार्ट को अपडेट करना। सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, राइट एल एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये आपके लिए होमवर्क है, टेक वैल्यू ऑफ टुडेज टेम्परेचर फ्रॉम यूजर इन डिग्रीज सेंटीग्रेड एंड डिस्प्ले कन्वर्टेड टेम्परेचर इन केल्विन। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड है टेक हाइट ऑफ यूजर इन फुट, फुट में आप ले लें एंड इंचेस एंड डिस्प्ले यूजर हाइट इन सेंटीमीटर। अब इनके लिए आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाने हैं। Third problem is take number of years from user and print total number of days in the input number of years, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपने यूजर से लेने हैं और प्रिंट करना है टोटल नंबर ऑफ डेज के, जो आपने फॉर एग्जांपल आपने 3 साल इंटर किए तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो इसके लिए अल्गोरिथम लेके इस प्रोसेस को हमने किस तरह लिखना है, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ए बी सी, और इसमें हमने प्रोसेस करना है, इसका फ्लो चार्ट ड्रा करना है स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक। तो ये हमारा प्रो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में था। Okay, thanks guys. Like and share our videos and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.